आफ्टर ऑल ये कैंसर है क्या? जब नॉर्मल सेल एबनॉर्मल होके एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। जिन लोगों ने कभी टोबैको को टच तक नहीं किया वो भी कैंसर के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जो लोग टोबैको का यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनमें कैंसर होने की संभावना नॉर्मल इंडिविजुअल से कई गुना ज्यादा रहता है। लेकिन जो लोग इन चीजों का यूज नहीं करते उनमें भी कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि कैंसर आपकी इम्यूनिटी अगर कम होती है, आपका बॉडी वेट ज्यादा है, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है या आपके जेनेटिक मेकअप है, उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन है जो आपको प्रोन कर रहा है कैंसर होने का, तो उसमें कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट है क्या इसका? क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, वो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कुछ कैंसर्स में हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल आ गया है, और इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी। क्या 4th स्टेज पर कैंसर का ट्रीटमेंट है? अगर स्टेज 4 में भी डिजीज है तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एपेक्स की अपनी क्या क्वालिटीज हैं? क्योंकि हम प्रॉम्प्टली एक्ट करते हैं, पूरी टीम अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ मशीनरी अवेलेबल है और फंडिंग अवेलेबल है, तो दिस शुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट द ट्रीटमेंट। वाराणसी में एपेक्स हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अंकिता पटेल को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंकिता पटेल को एक ही दिन में 175 कैंसर मरीजों का एडवांस रेडिएशन थेरेपी से इलाज के लिए यह सम्मान मिला। इसके अलावा ऑन्को रिहैबिलिटेशन विभाग ने एक ही दिन में 104 मरीजों का इलाज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। एपेक्स हॉस्पिटल का ऑन्कोलॉजी विभाग अत्याधुनिक तकनीक और कैंसर जांच सुविधाओं से लैस है। यहाँ पीईटी यानी कि पेट, सीटी स्कैन, पीएसएमए प्रोस्टेट कैंसर स्कैन, गामा, डीटीपीए और बोन स्कैन, 3 टेस्ला एमआरआई, 384 स्लाइस सीटी स्कैन, फाइब्रो स्कैन, डेक्सा स्कैन, मेमोग्राफी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। ये विभाग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सभी सुविधाएं एक ही जगह प्रदान करता है, जैसे रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और ब्लड कैंसर का स्पेशल इलाज होता है। डॉक्टर अंकिता पटेल अब वाराणसी को भारत और वर्ल्ड ऑन्कोलॉजी मैप पर लाने का काम कर रही हैं। अब उनके पास देश ही नहीं विदेश से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। उनकी गहरी जानकारी और संवेदनशीलता मरीजों को कैंसर से लड़ने और जीतने में मदद कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कैंसर के। कैंसर क्यों होता है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में हम सबके परिवार में कोई ना कोई इस कैंसर से जूझ रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर अंकिता पटेल हैं, जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर भी हैं एपेक्स हॉस्पिटल की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के मंच पर। और क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये कैंसर है क्या, जिसने लोगों को लिटरली डरा दिया है। तो पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो शरीर है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जैसे मुंह का सेल अलग होगा, ब्लड सेल्स वो अलग होंगे, हार्ट अलग तरह के सेल का बना होता है। इस तरीके से जितने ऑर्गन्स होते हैं उतने तरीके के सेल्स होते हैं। और ये सेल्स परमानेंट नहीं होते हैं। सेल्स बनते हैं, अपना काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद प्लांट सेल डेथ हो जाता है। बट अच्छे सेल्स हैं, उसमें कभी कभी कुछ शैतान सेल्स होते हैं जिन्हें हम म्यूटेटेड सेल्स या जो किसी कारण जिनमें परिवर्तन हो गया है। तो हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है और जो रिपेयर कैपेबिलिटी है वो इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि जो खराब सेल्स है वो बढ़ ना सके। बट किसी कारण अगर ये खराब सेल्स ज्यादा बनने लगे, अब ये ज्यादा क्यों बन सकता है? अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टोबैको का यूज कर रहा है, या किसी के परिवार में कैंसर चला आ रहा है, मतलब जेनेटिक है, या इसके अलावा हमें पता है पोल्यूशन बहुत है, तो पोल्यूशन मतलब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ केमिकल जा रहा है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ हार्मोन्स, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम पैक्ड फूड बहुत खा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे शरीर में खराब सेल्स को बढ़ाते हैं। और अगर हमारे इम्यूनिटी कम पड़ी कभी भी किसी भी कारण, तो खराब सेल ज्यादा बनेंगे और ये कैंसर को, इसी को हम कैंसर कहते हैं, जब नॉर्मल सेल एबनॉर्मल होके एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है। और अगर ये कोई ऐसी बीमारी होती कि बढ़ा बस वहीं पे खत्म हो गया, बट कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो अगल बगल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू और लिम्फेटिक्स के थ्रू शरीर के अलग अलग भाग में पहुंचेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल्स की बात करें या किसी की भी बात करें, मुंह का कैंसर, तो वो गले में लिम्फ नोड्स में जाता है, गिल्टियों में जाता है, लेकिन उसके बाद फेफड़े में भी जाता है, हड्डियों में भी जाता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, लेकिन बहुत बार फीमेल्स आती ब्रेस्ट कैंसर के साथ फेफड़े में, ब्रेन में, बोन में, लिवर में बीमारी फैली हुई रहती है। तो कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये फैलता है। तो मैम, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जिसका किया, टोबैको यूज, तो हम देख रहे हैं कि आजकल तो युवा में टोबैको का बहुत ज्यादा ही चलन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने कभी टोबैको को टच तक नहीं किया या जो लोग बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं, वो भी कैंसर के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कैंसर जो है एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं होता है, ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। तो जो लोग टोबैको का यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनमें कैंसर होने की संभावना नॉर्मल इंडिविजुअल से कई गुना ज्यादा रहता है। कई गुने का मतलब ये नहीं कि 100% कैंसर होगा। अगर कोई टोबैको यूज कर रहा है तो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि मुंह से लेके जो आपका एनल कैनाल है वहां कहीं भी कैंसर हो सकता है। लेकिन जो लोग इन चीजों का यूज नहीं करते उनमें भी कैंसर होने की संभावना होती है, क्योंकि कैंसर आपकी इम्यूनिटी अगर कम होती है, आपका बॉडी वेट ज्यादा है, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, या आपके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन है जो आपको प्रोन कर रहा है कैंसर होने का, तो उसमें कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहें या ना चाहें, वी आर सराउंडेड बाय केमिकल। हर जगह पोल्यूशन बढ़ चुका है, वो हमारे शरीर में जा रहा है। हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली वॉश नहीं करते तो उसमें जो पेस्टिसाइड या अगर उसमें कुछ ऐसा केमिकल या हार्मोन ऐड किया जा रहा है जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाए, जो हार्मोन्स का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से फीमेल्स में कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम सिर्फ कैंसर छोड़ दें, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पहले 13, 14, 15 ईयर्स में फीमेल्स को, बच्चों को मतलब पीरियड स्टार्ट होता था, बट अब वो एज घट के 10 साल 9 साल भी हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस गाय से दूध आ रहा है उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से उनका दूध निकल रहा है, तो वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में आता है। तो वी आर सराउंडेड बाई केमिकल्स। हम जो इंजेस्ट कर रहे हैं, हम जो इनहेल कर रहे हैं, मतलब हम जो खा रहे हैं और जो हम सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, या जो हम पानी पी रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें कितने केमिकल्स हैं। तो हम कुछ चीजों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? हम अच्छा खा सकते हैं, वेट अच्छा रख सकते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो घर का खाएं। क्योंकि अगर हम पैक्ड खाना ज्यादा खा रहे हैं, जिसके मोबाइल में जोमेटो, स्विगी या कोई भी इस तरह के फास्ट डिलीवरी सिस्टम है, आप ऐसे सोचिए, घर में अगर खाना बनता है, फ्रिज में आपने रखा, क्या आप 2 दिन बाद उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन जब हम रेडी टू यूज फूड खा रहे हैं, या जो हम जोमेटो, स्विगी से 20 मिनट में या ब्लिंकिट से 10 मिनट में जो चीजें आ रही है, वो कितनी फ्रेश होंगी और वो कितनी न्यूट्रिशियस होंगी, ये सबको समझ में आता है। तो हम अपने से क्या कर सकते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, घर में एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि हम घर का ज्यादा खाएं। जितना हम वेस्टर्न फूड और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, हम बीमारियों से घिरे रहेंगे। आपने एक ही सवाल में दो जवाब दे दिए हैं। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, ट्रीटमेंट, अब अगर आ चुके हैं प्रभाव में तो ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि कोई कहता है कि अपनी डाइट में चेंज करके आप फाइट कर सकते हैं और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आप ट्रीटमेंट को फेस कर सकते हैं। बट एज अ डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि ट्रीटमेंट है क्या इसका। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रीटमेंट जैसे कि कारण मल्टी फैक्टोरियल है, ट्रीटमेंट भी कई डायरेक्शंस में होता है, बट वी एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम वो फॉलो करते हैं जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस बताती हैं, और ये गाइडलाइंस बनी होती हैं जो हजारों लाखों पेशेंट्स पे वो टेस्ट हो चुका है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, उसका साइंटिफिक डेटा है, फिर वो हमें गाइडलाइंस में मिलता है और उसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो जो क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कुछ कैंसर्स में हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल आ गया है, और इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी। ये तो मेन पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के, बट इसके अलावा डेफिनेटली डाइट प्लेज वेरी एसेंशियल रोल। हम इसको अलग नहीं कर सकते कि सिर्फ ये खा लो और ये चीजें मतलब कीमो ये सब मत लो और सिर्फ अच्छा खा लो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट इज वेरी एसेंशियल एनिमल दोनों चीजों के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के कैंसर सेल से लड़ने के लिए, और प्लस जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साइड इफेक्ट्स को फेस करने के लिए। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है,
उनका बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट डेफिनेटली ये जो चीजें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल टारगेटेड इम्यूनो, ये प्रूवन कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। और किस पेशेंट में क्या यूज होगा वो डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है, क्या स्टेज है, क्या हिस्टोपैथोलॉजी है। क्योंकि हर कैंसर, अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट भी 2-3 तरीके का होता है, अगर वो फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है, हार्मोन पॉजिटिव है या नहीं है, तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर बट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, जो 4th स्टेज पर जब कैंसर आता है तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब जान बचना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कई लोगों को ये देखा कि 4th स्टेज का कैंसर सुन के वो ट्रीटमेंट तक नहीं कराते हैं। तो क्या 4th स्टेज पर कैंसर का ट्रीटमेंट है और उनकी लाइफ सेव होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? तो कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेज। अगर आपका इनिशियल स्टेज में पता चलता है तो कैंसर ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर एडवांस स्टेज में होता है, तो एडवांस हम 3 और 4 दोनों को कहते हैं। 3 को और 4A को हम लोकली एडवांस कहते हैं। 4B मतलब फैल चुका है, तो वो एडवांस स्टेज हो गया। ट्रीटमेंट स्टेज पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट उसमें भी एक बीच का स्टेज होता है कि आपका एक जगह बीमारी है और बाकी जगह कुछ स्पॉट्स है, 3 या 4 या 5, तो उसको हम, जो फैली हुई डिजीज है इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, लेकिन जो लिमिटेड फैली हुई डिजीज है उसको ऑलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं। तो एक आपका लोकल हो गया, एक लोकली एडवांस हो गया, एक ऑलिगोमेटास्टेसिस हो गया, एक हो गया मेटास्टेसिस जो कि पूरा फैला हुआ है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं। अगर स्टेज 4 में भी डिजीज है और पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के योग्य है, उनका जो एक बॉडी का कंडीशन है वो ट्रीटमेंट लेने के योग्य है, ये डिसाइड करते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कितना रिस्पांस आएगा स्टेज 4 में, पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, कितना फैला है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ट्रीटमेंट का रिस्पांस कैसा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं स्टेज 4 वाले पेशेंट को यही कहना चाहूंगी कि निराश ना हो। सबसे पहले आप एक अच्छे कैंसर सेंटर में जाके एक क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट से बात करें। वो आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, आपकी कंडीशन देखेंगे और फिर उसमें आपको ऑप्शंस देंगे कि इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर है तो उसमें रिजल्ट होने की कितनी संभावना है, पॉजिटिव रिजल्ट होने की कितनी संभावना है। और मैम, क्योंकि आप एपेक्स में ही प्रैक्टिस कर रही है, यहीं पर ही मैं देख रही हूँ आप बहुत सारे जो पेशेंट्स उनको ट्रीट कर रही थी, मैं एपेक्स की अपनी क्या क्वालिटीज हैं, लोग यहाँ पर क्यों आए ट्रीटमेंट के लिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। तो कैंसर में देखिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल आज 1 है कल 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16। अगर 100 सेल्स बने तो 100 से 200 बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हर दिन हर घंटा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है, मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ है, उनको पता चलता है कि मतलब डाउट हुआ कि कैंसर है, तो जब पेशेंट यहाँ पे आएंगे तो इमीडिएटली उनकी बायोप्सी हो जाती है, जिसका रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट्स 1 दिन में मिल जाता है, कुछ रिपोर्ट 4 से 5 दिन में मिलता है। तो इससे इनकी डायग्नोसिस तुरंत बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास सीटी, एमआरआई, पेट सीटी, बोन स्कैन, हर तरह की जो इमेजिंग मोडालिटी है जिससे ये पता चलता है कि बीमारी का फैलाव क्या है, वो अवेलेबल है। तो विद इन अ डे पेशेंट के ये स्कैन्स हो जाते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि फैलाव कितना है। अब फैलाव और बायोप्सी की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि इलाज क्या करना है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल, इम्यूनो टारगेटेड होते हैं। ये सारी मोडालिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर्जरी, एडवांस टेक्निक्स जैसे कि अगर हम लेप्रोस्कोपिक मोडालिटी से अगर करना चाहें वो भी अवेलेबल है। रेडिएशन की लेटेस्ट मशीन, और यहाँ पे हम 1 से 2 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ब्रेन में एक छोटा लीजन है उसे हम 1 से 2 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से ट्रीट कर सकते हैं। इतनी एडवांस मशीनें हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सांस के साथ ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम एकदम फोकस करके ट्रीट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है हमारे एडवांस मशीन के कारण, प्लस हमारी जो ट्रीटमेंट टीम है, रेडिएशन की टीम है, हाईली कॉम्पिटेंट फिजिसिस्ट और कंसल्टेंट यहाँ पे हैं, जो कि मिलके हम लोग डेली मान के चलिए 140 से 150 पेशेंट पर डे ट्रीट करते हैं। तो रेडिएशन हो गया। कीमोथेरेपी में जितनी भी तरह की मेडिकेशंस होते हैं, मुंह से खाने वाली दवाइयां, इंजेक्शन जो लगता है, इसके अलावा कीमोपोर्ट लगता है, तो हाथ में जिनको मल्टीपल टाइम कीमोथेरेपी देना है तो हाथ में लगता है नॉर्मली, बट यहाँ पे कीमोपोर्ट हम लगा देते हैं जिससे पेशेंट को तकलीफ नहीं होती कीमो चढ़ने में। इसके अलावा जितनी भी मेडिकेशन इंटरनेशनली अवेलेबल है, सब कुछ हम यहाँ पे पेशेंट के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है।
इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल आ चुका है कैंसर ट्रीटमेंट में। हर तरह के कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और जो स्टेज 4 कैंसर, उसमें इम्यूनोथेरेपी का काफी अच्छा रोल है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और उसमें भी हम पेशेंट को पैप प्रोग्राम देते हैं, पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसमें कि पेशेंट को कुछ साइकिल्स लेने होते हैं, कुछ साइकिल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसके अलावा टारगेटेड और हार्मोनल थेरेपी भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के कारण पेशेंट को बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमारे पास डेडिकेटेड रिहैब डिपार्टमेंट है। रिहैब में क्या होता है, मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज्यादा न्यूरोपैथी हो रही है या मुंह का ट्रीटमेंट हुआ है, कैंसर, मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, मुंह पूरा खुल नहीं रहा है, उसका ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुआ है, हाथ पूरा स्वेलन हो रहा है, जिसको कि हम लिम्फेडिमा कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है, ये भी हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेडिकेटेड ऑन्कोडाइटिशियन, डेडिकेटेड ऑन्कोडेंटिस्ट, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो किसी भी कैंसर पेशेंट को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैंसर ज्यादातर एल्डरलीज में होता है, ओल्ड एज में, तो अगर कोई कार्डियक इश्यू हुआ या कोई यूरो का इश्यू हुआ, वो होता है, बहुत सारे पेशेंट को होता है। तो सारी चीजें यहाँ पे इन हाउस अवेलेबल हैं, तो पेशेंट को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम फंडिंग की बात करें तो हमारे पास आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा सीएम की तरफ से रिलीफ फंड आता है, जिससे पेशेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। और जिनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं अवेल होती, उनके लिए एपेक्स एनजीओ वर्क करता है। इसके अलावा ईसीएचएस, सीजीएचएस, ईएसआई, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली पेशेंट्स होते हैं, सबका ट्रीटमेंट यहाँ पॉसिबल है। तो ये ब्रीफ में है कि हम एपेक्स में क्यों अच्छे से कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर पाते हैं, जस्ट क्योंकि हम प्रॉम्प्टली एक्ट करते हैं, पूरी टीम अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ मशीनरी अवेलेबल है और फंडिंग अवेलेबल है। तो आई थिंक कैंसर पेशेंट को अगर इतनी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, तो दिस शुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट द ट्रीटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टॉप है, वन स्टॉप आपके लिए है, जहां पर अगर कभी भी आपकी फैमिली में या आपके किसी भी नोन को कैंसर होता है, तो आप उनको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।